चुका हूं, यह कमी मनुष्य में जो दिखाई पड़ती है, यह भी प्रकृति का ही एक खेल है। और इस बारे में भी सैद्धांतिक और व्यावहारिक स्तर पर अनेक प्रकार की चर्चाएं चलती रहती हैं। क्योंकि भारत की यह सभ्यता, यह संस्कृति प्रारंभ से ही मानवता के प्रति सकारात्मक दृष्टि रखती है। इसलिए जब मानव अधिकार की बात हम लोग करते हैं तो आज की व्यवस्था के अनुसार तो इसको मूल रूप से मानव अधिकार नहीं माना गया, लेकिन मानव अधिकार के नाम पर अनेक प्रकार के पाखंड, लूट और रोजगार का विषय बना लिया गया। अनेक लोग मानव सेवा करने के नाम पर जिस प्रकार की लूट मचाते हैं, वह भी हम सब आपके आंखों के सामने है। इसलिए बंधुओं, मैं बार बार आज की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी यही बात समझाने का प्रयास करता हूं कि यदि हम न्याय के सिद्धांत के अनुसार सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार स्वीकार करते हैं, तो एक व्यक्ति का यह न्यायपूर्ण अधिकार जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल औसत सीमा तक संसाधनों पर भी माना जा सकता है। सारी संपत्ति, चाहे वह किसी भी चल अचल या नकद के रूप में होती है, सभी को इसमें स्वीकार किया जाना चाहिए और सभी का जोड़ करने के बाद यदि उसे जनसंख्या से भाग दे दिया जाए तो जो भी राशि प्राप्त होती है या जो भी आंकड़ा प्राप्त होता है, वही औसत संपत्ति अधिकार है। और औसत संपत्ति अधिकार के आधार पर यदि संपत्ति कर लगाया जाए, अर्थात औसत से अधिक जितने भी लोगों के पास जितनी भी अलग अलग संपत्तियां होती हैं, उस संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाए, बाकी सारे कर हटा दिए जाएं। कर प्रणाली के बारे में भी लोगों में उतना ज्ञान नहीं है जितना होना चाहिए। खासकर जिनकी शिक्षा दीक्षा और व्यावसायिक बुद्धि कम विकसित है, इस बारे में ज्यादा नहीं जानते। और आज दुनिया में सत्य को छोड़कर जो लोकतंत्र के नाम पर झूठ पाखंड का नंगा नाच चल रहा है, वही आज समाज में बिगड़ती स्थिति के लिए पूरी तरह जवाबदार है। और यदि हम निकट भविष्य में ही होने वाले भयावह
विनाश से अपनी रक्षा करना चाहते हैं, तो हम में न्याय की समझ पैदा होनी चाहिए। और यदि व्यवस्था न्यायपूर्ण हो तो उसका लक्षण क्या है, उसे भी मैं आपको बताना चाहता हूं। औसत संपत्ति अधिकार के आधार पर जब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास औसत सीमा तक संपत्ति हो और उससे उसके उपभोग की सभी आवश्यकताएं पूर्ति होती रहती हो, तो समाज की वही स्थिति सबसे उत्तम मानी जाएगी। और आप इसका अर्थ पूरी गहराई से सोचें तो आपको यह मानना पड़ेगा, और मैं भी यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता और ज्ञान के अनुसार केवल शारीरिक और बौद्धिक परिश्रम के द्वारा अपने न्यायपूर्ण अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अब मनुष्य की आमदनी का संबंध उसकी अपनी मेहनत से नहीं रह गया है, बल्कि अब यह पूरी तरह अनेक प्रकार के यंत्रों और उपकरणों के ऊपर आश्रित है। और ये यंत्र और उपकरण इनका निर्माण पूंजी के बल पर कुछ थोड़े से लोगों के प्रयास से संभव होता है। आविष्कार करने वाला कोई ज्ञानी व्यक्ति किसी नए यंत्र का आविष्कार तो कर देता है, लेकिन उसका व्यवहार में लाभ प्राप्त करने के लिए उसके निर्माण की आवश्यकता होती है, और इसके लिए भारी मात्रा में धन लगता है। और धन के द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए जिसके पास जितना धन होता है उसी अनुपात में वह इसका लाभ उठा पाता है। और आज भी आप देखते होंगे कि बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े उद्योग, वह उन्हीं उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाते हैं जो आर्थिक दृष्टि से बहुत सक्षम होते हैं। अब यह काम किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि अनेक कंपनियों का निर्माण करके भारी मात्रा में पूंजी इकट्ठी की जाती है, और तब कोई विशाल और अति विशाल उद्योग खड़ा होता है, और धीरे धीरे वह अपना उत्पादन आरंभ करता है।
नए नए यंत्रों को स्थापित किया जाता है, जिसमें अनेक यंत्रोपकरण होते हैं। और विशाल पूंजी की जरूरत पड़ती है, जिसे छोटी छोटी पूंजियों के माध्यम से विशाल पूंजी की शक्ल में बदल दिया जाता है। और यह सब कुछ सहज रूप से होता है। लेकिन यह बात सत्य है कि इसका नेतृत्व किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जाता है, और तभी ऐसा होना संभव होता है। किंतु बंधुओं, मैं जिस न्याय के आधार पर बात कर रहा हूं, तो यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि समाज में कभी भी सब लोगों के पास समान मात्रा में धन नहीं होता। परिस्थितियां कभी पक्ष में और कभी विपक्ष में होती रहती हैं। अनेक प्रकार के अकाल, कई स्थानों पर अतिवृष्टि, फसल का नष्ट हो जाना, डूब जाना या सूख जाना, अनेक बार फसलों में लगने वाला कोई नया रोग या पुराना रोग उत्पादन में कमी का कारण बन जाता है, और समाज में वह समृद्धि नहीं आ पाती जिसकी आशा की जाती है। और बहुत बार तो यह भी पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए व्यापक सामाजिक लाभ में भारी षड्यंत्र करके उसका सारा लाभ अकेले निगल जाता है। खैर, यह मनुष्य की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसका सामना तो प्राय सभी लोग करते हैं, और हमें उसे भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यथार्थ को स्वीकार किए बिना हम किसी भी समस्या का हल नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं कहता हूं, सारे करों को हटा दीजिए और केवल मुट्ठी भर अमीरों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाइए, अर्थात गरीबी रेखा नहीं, अमीरी रेखा बनाइए। और औसत से अधिक संपत्ति रखने वाले हर व्यक्ति की औसत से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाइए। आज विश्व में लोकतंत्र के नाम पर सीमाहीन संपत्ति का अधिकार, जो विचारधारा के नाम पर स्थापित किया गया है, वह लोकतंत्र नहीं पूंजीवाद है। और पूंजीवाद यह मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है, और इसका प्रत्यक्ष चित्र आप हर जगह देख सकते हैं। लोगों में होने वाली बातचीत अनेक बार इसी प्रकार के विषयों पर होती है। अनेक लोग चिंतित होकर कहते हैं, पहले भाइयों के बीच में जो आत्मीयता थी, जो एक
दूसरे का सम्मान करने की सहज प्रवृत्ति थी, जो मिलकर और बांटकर खाने की मानसिकता लोगों में थी, आज उसका अभाव हो गया है। तो बंधुओं, आप किसी भी दृष्टि से सामाजिक व्यवस्था में विचार करते हैं और हर जगह आपको ऐसा ही परिदृश्य दिखाई देता है, तो उस सब का भी मूल कारण आर्थिक न्याय का अभाव है। और लोकतंत्र को धोखा देकर जो पूंजीवाद पूरी दुनिया पर हावी है, वही समाज में होने वाले भारी टकराव, असंतोष और शत्रुता का मूल कारण है। मैं कहता हूं, रूस और अमेरिका के बीच भी जो संकट आज दिखाई पड़ रहा है, वह कोई नया नहीं है। इसके पहले भी अमेरिका और भी इराक के बीच में जो विनाशकारी युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका ने झूठ बोलकर पूरे समाज को गुमराह किया, जो घातक हथियारों का जखीरा इकट्ठा करने की बात अमेरिका ने बताई थी, वह कोरा झूठ निकला। और घातक हथियारों का वह जखीरा इराक के पास नहीं था, लेकिन दुनिया का ठेकेदार समझने वाले अमेरिका के पास आज वह सबसे बड़ा जखीरा बताया जाता है, जो पूरी धरती को कई बार राख के ढेर में बदल सकता है। और आज तो कुछ बातों की चर्चा सरेआम होने लगी है कि जिस प्रकार के मिसाइल युद्ध की बात हम सुनते रहते हैं, कुछ समय के बाद उनके हथियार भी सहज रूप से दिखाई पड़ने लगेंगे और वह स्थिति कितनी अच्छी या कितनी खराब होगी, कितनी भयानक होगी, यह तो जब परिस्थितियां सामने आएंगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन मैं फिर एक ही बात कह रहा हूं कि हमको तो समाधान का मार्ग चाहिए। कुछ लोगों के पास अगर विनाशकारी हथियार इकट्ठे हो गए हैं, वे सब लोगों को डराने की बजाय भयमुक्त करने वाले होने चाहिए। कोई किसी को डरा न पाए, धमका न पाए। मारने और हत्या करने की बात तो फिर बात की पराकाष्ठा है। तो इन कठिन स्थितियों से मानवता की रक्षा करने के लिए आर्थिक न्याय के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है और इसलिए समाज के हर प्रबुद्ध व्यक्ति को हमारी बात ध्यान से सुननी चाहिए। दुनिया के उन देशों को भी जो इस भयावह
स्थिति का सामना कर रहे हैं या इसी प्रकार की भयावह स्थिति से चारों ओर से घिरे हुए हैं। क्योंकि अगर हम समय रहते सावधान नहीं होंगे तो वह विनाशकारी स्थिति प्रत्यक्ष रूप से हमारी आंखों के सामने होते देर नहीं लगेगी। इसलिए बंधुओं, भविष्य की भयावहता की बात हो या वर्तमान स्थितियों की, हमको इस ओर पूरा ज्ञान और समझ समाज में पैदा करनी होगी। और हम लोग यह कार्यक्रम जो चलाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके पीछे भी किसी प्रकार का कोई धंधा चलाना हमारा काम नहीं है। हम आय प्राप्ति के लिए कोई यह काम नहीं कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से लूट का कोई मार्ग तलाशने की बात यह हमारे दिलो दिमाग पर नहीं है। और किसी प्रकार से धन कमाने की जो बात है, उस पर आज तो हम पर कोई आरोप भी नहीं लग सकता। लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि अगर आर्थिक न्याय का यह प्रयास समाज में भारी सहमति प्राप्त करता है, समर्थन प्राप्त करता है, तो यह लाभ प्राप्त करने का एक मार्ग भी हो सकता है। लेकिन अगर आर्थिक न्याय की व्यवस्था स्थापित कर दी जाए तो फिर यह भी किसी के लिए सिरदर्द नहीं बन सकता। क्योंकि एक व्यक्ति के लाभ में सबका लाभ, सबके समान रूप से हिस्सेदारी, यदि आर्थिक लाभ की व्यवस्था के आधार पर यह स्थिति बन जाए तो फिर किसी के लिए भी यह स्थिति कड़वी नहीं हो सकती। उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति घाटा नहीं उठा सकता। समाज में गंभीर आर्थिक विषमता इससे पैदा नहीं हो सकती। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, वह सबके सुख में वृद्धि करने वाला अवश्य होगा। इसलिए मेरे बंधुओं, बहनों, आप आर्थिक न्याय की समझ को जितना जल्दी हो सके हृदय में उतार लीजिए। कहावत है कि वह सोना किस काम का जो कानों को तोड़े। सोना एक ऐसी धातु है जिसके प्रति हर व्यक्ति के मन में भारी आकर्षण होता है। और सोने का छोटा सा टुकड़ा पाने के लिए कौन कितना प्रयास करता है, यह समझ में आता है। सोने के प्रति यह आकर्षण व्यक्ति के लोभ, लालच और स्वार्थ को बढ़ाता भी है।
प्रसन्नता पैदा भी करता है, लेकिन इसके ठीक विपरीत अनर्थकारी स्थितियों का भी निर्माता यही है। इसलिए हर व्यक्ति के पास धन की मात्रा चाहे जिस भी रूप में हो, वह न्याय की स्थिति के अनुसार ही होनी चाहिए। और यदि हम इसमें न्याय को नहीं समझ सकते, न्याय को समझने में असमर्थ रहे और फिर स्थापित करने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता, तो भयावह वह विनाश से हम आज की व्यवस्था को नहीं बचा सकते। इसलिए आर्थिक न्याय की समझ न केवल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाने के लिए परम आवश्यक है, बल्कि यह विनाश से पूरी धरती को बचाने के लिए भी उतनी ही जरूरी है। व्यावहारिक दृष्टि से हम परिवारों के बीच जो स्थिति देखते हैं, उसमें दिखाई पड़ने वाली विपरीत स्थितियां, उनका सरल और स्थायी समाधान वह केवल आर्थिक न्याय की अवधारणा में है। और इसीलिए मैंने जैसा शुरू में कहा, हर व्यक्ति को प्राकृतिक संसाधनों पर जन्म से मृत्यु तक औसत से संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। और जिसके पास औसत से एक अधिक संपत्ति है, उसकी अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूं कि दूसरा कोई भी कर वह समाज के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता। उससे भारी आर्थिक असमानता की स्थिति को रोका नहीं जा सकता, उस पर कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता। और यह गरीबी और अमीरी के बीच बनने वाली खाई जितनी गहरी होगी, उतनी अधिक विनाशकारी होगी।